तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपकी चेंजेज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो परिवर्तन आते हैं उनके पीछे कौन से कारण होते हैं। तो जैसे हमने कल बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। फॉरेन एक्सचेंज की मांग और फॉरेन एक्सचेंज की पूर्ति जहाँ पर बराबर हैं वो एक्सचेंज रेट है, वो संतुलित एक्सचेंज रेट होगी। और इस एक्सचेंज रेट के अंदर परिवर्तन होना एक स्वाभाविक बात है। बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज रेट है वो परिवर्तित होती रहती है। इनके अंदर मेजर कारण हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो सकते हैं, और उसके अलावा दूसरे जो पूंजी का फ्लो और इनफ्लो और आउटफ्लो है, और दूसरी प्रकार और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे कि किसी देश दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे निराशावाद आ जाता है, तो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने के लिए इन्फ्लेशन है, वो भी ब्याज दरें हैं, वो भी प्रभावित करती हैं। किसी देश के अंदर ब्याज दरों का बढ़ना घटना फॉरेन एक्सचेंज रेट को प्रभावित करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर जो हमने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन है वो तो होता है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के द्वारा। ये जैसे ये डिमांड करो था फॉरेन एक्सचेंज का, ये सप्लाई करो है फॉरेन एक्सचेंज का एसेस, और ये आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो इसके ऊपर निर्धारित हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रेट की डिमांड एंड सप्लाई करो था, तो ये हमने निर्धारित बात बताई थी। तो चेंज क्या आएंगे, जो चेंजेस हैं वो क्या करेंगे, वो या तो डिमांड करो को शिफ्ट करेंगे या सप्लाई करो को शिफ्ट करेंगे। सप्लाई के अंदर वृद्धि होती है तो सप्लाई नीचे की तरफ खिसक जाती है, सप्लाई के अंदर कमी होती है तो सप्लाई ऊपर की तरफ खिसक जाती है। डिमांड के अंदर वृद्धि होती है तो डिमांड इधर खिसक जाता है, और सप्लाई डिमांड के अंदर कमी होती है तो डिमांड करव इधर आ जाता है। और सभी प्रकार के चेंज हैं वो डिमांड एंड सप्लाई को ही प्रभावित करेंगे, या तो डिमांड को खिसकाएंगे या सप्लाई को खिसकाएंगे या दोनों को खिसका देंगे। वो खिसकते किधर हैं वो डिपेंड करता है दूसरे तत्वों के ऊपर। तो हम इन तत्वों के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कि भी इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइसेस, यानी कि जो कमोडिटी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी थी उसके अंदर उसका प्राइस बढ़ गया। उसका प्राइस बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या असर आएंगे, ये देखने के लिए हम ये करेंगे कि भाई उस एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो क्या है, कैसी है। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो प्रकार की हो सकती है। एक तो इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है, या दूसरी इन इलास्टिक डिमांड है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक का असर अलग अलग आता है। जैसे मान लीजिए कि फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए एक्सपोर्टेबल कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो फॉरेन एक्सचेंज और वो जो कमोडिटी है वो इलास्टिक नेचर की है। इलास्टिक नेचर की होने की वजह से क्या होगा कि उसकी फॉरेन एक्सचेंज की जो विदेशी जो लोग हैं वो उस वस्तु की मांग नहीं करेंगे अपने देश के अंदर, और वो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स का उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो डिमांड, तो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो घट जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो घट जाएगी। घटने का मतलब क्या है, और घटने का मतलब क्या है कि जो विदेशी लोग हैं वो भारतीय करेंसी की मांग नहीं करेंगे, डोमेस्टिक करेंसी की मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने इस देश से वस्तु मंगवानी ही नहीं है। तो इसका मतलब जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, डिमांड फॉर करेंसी है विदेशी, जो डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड कम हो जाती है, तो कम होने से डिमांड करव है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा डिमांड करव, और ये ऐसे आ जाएगा डी डिमांड करव। दूसरी तरफ इसी प्रभाव का दूसरा असर क्या होगा, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की मान लीजिए डिमांड इलास्टिक है, इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक डिमांड होने से क्या होगा कि चाहे उसको वस्तु की का प्राइस बढ़ जाए, लेकिन वो देश उस वस्तु के बगैर रह नहीं सकता। जैसे हम विदेशों से तेल मंगवाते हैं,
पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ जाती है, तो वो प्राइस है वो हमारे देश के अंदर कंज्यूमर के ही कंधों पर डाल दी जाती है, बजाय कि उस तेल का क्लोज सब्सटीट्यूट ढूंढने के अलावा। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है वो इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक होने से उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है, तो क्या होगा, विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा मांग करेंगे भारतीय करेंसी की, क्योंकि उससे क्या होगा, जो डिमांड है करेंसी की वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, अब उनको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। ज़्यादा प्राइस का मतलब भारतीय करेंसी को की ज़्यादा मांग करेंगे तो भारतीय करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी भारतीय करेंसी, तो डोमेस्टिक करेंसी। तो इससे क्या होगा कि भी सप्लाई डिमांड तरफ है वो ऊपर की तरफ चल जाएगा। पहले ओरिजिनल से ये इधर E2 की तरफ से जाएगा, उसी के लिए E1 की तरफ आ गया था। तो ये था चेंज इन द शिफ्ट इन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डोमेस्टिक करेंसी की जो डिमांड है उसकी वजह से एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन में क्या फ़र्क आया। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इंपोर्ट प्राइस का भी असर पड़ता है। मान लीजिए इंपोर्टेबल कमोडिटी हैं और हम इंपोर्टेबल कमोडिटी का असर क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इसमें क्या था, एक्सचेंज रेट जो था वो एक बार यहाँ गया और एक बार यहाँ आ गया नीचे। एक्सचेंज रेट OR2 दोनों असर इसके ऊपर आ गए। तो इसी प्रकार जो एक्सचेंज रेट का जो असर है उस पर एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, इंपोर्टेबल कमोडिटी, मान लीजिए इंपोर्ट है, इंपोर्ट प्राइसेस का क्या प्रभाव पड़ता है। जब इंपोर्ट कमोडिटी जो है वो मान लीजिए महंगी हो जाती है, तो इंपोर्ट कमोडिटी महंगी होने से क्या होगा कि जो डोमेस्टिक करेंसी इंपोर्टेबल जो गुड्स हैं वो महंगे हो जाएं, तो उसके भी उसी प्रकार दो असर देखेंगे हम कि क्या वो इंपोर्टेबल कमोडिटी है वो सब्सटीट्यूट है, उसका कोई सब्सटीट्यूट है, यानी कि उसकी प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या इनइलास्टिक है या इलास्टिक डिमांड है, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक है का मतलब हम इंपोर्ट करने वाली वस्तु को हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो महंगी हो गई और उसका महंगी होने से क्या होगा कि जो सप्लाई है हमने खरीदना बंद कर दिया, तो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। उसकी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे ये देखना कि मान लीजिए ये ओरिजिनल डिमांड करो था और ये सप्लाई करो है, ये डिमांड करो है और ये सप्लाई करो है। एक्सपोर्टेबल कमोडिटी थी वो महंगी हो गई, महंगी होने से क्या हुआ कि उसका सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है। सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो हम उस चीज़ को मांग नहीं करेंगे, उस चीज़ की मांग नहीं करेंगे, हम अपने देश से उसका काम चलाना शुरू कर देंगे, उसका देश से हम अपना काम चलाना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा कि जो एक्सचेंज रेट है वो सप्लाई है जो फॉरेन मार्केट के अंदर डोमेस्टिक करेंसी की वो कम हो जाएगी। सप्लाई कम होने से क्या होगा, सप्लाई कम होने मतलब सप्लाई ऐसे गिर गई, S1 हो गई और ये नई एक्सचेंज रेट ये गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये होगा अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें तो हमारी एक्सचेंज रेट सुधरेगी इंपोर्ट कम करने से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि OR1, मान लीजिए अब इसका दूसरा असर देखते हैं। मान लीजिए इलास्टिक सप्लाई है, इनइलास्टिक सप्लाई होने से क्या होगा कि
जब फॉरेन वस्तुओं की जो प्राइस है, इम्पोर्टेबल गुड्स है, वो महंगी होंगी तो हमें ज़्यादा करेंसी सप्लाई करनी पड़ेगी। करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, ज़्यादा करेंसी सप्लाई करेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट गिर जाएगी, क्योंकि डिमांड ये है, सप्लाई बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट है वो गिर जाएगी। दूसरी बात है, प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन होना और डिफ्लेशन होना। इन्फ्लेशन होने का मतलब दो बातें हैं। किसी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर प्राइसेस के अंदर जो परिवर्तन आता है, प्राइसेस के अंदर परिवर्तन आने से क्या होगा, चेंज इन द प्राइस लेवल आने से, यदि प्राइसेस लेवल के अंदर चेंज आने से एक्सचेंज रेट बढ़ती है। मान लीजिए हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो, उसके अंदर जो है प्राइस लेवल है वो वर्ल्ड के अलावा, वर्ल्ड मार्केट के अलावा उसके अंदर के बजाय उसके अंदर प्राइसेस ज़्यादा हैं, ऊंचे प्राइसेस हैं, तो दो बात होंगी इसकी। नंबर एक, जो घरेलू उत्पादक जो वो हैं वो भी इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, घरेलू उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड भी कम हो जाएगी घरेलू करेंसी की, क्योंकि विदेशी लोग हैं वो भी इस देश से वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। इस देश से, जिस देश के अंदर महंगाई फैल रही, उसकी वस्तुओं की विदेशों में मांग नहीं करेंगे। जैसे आज के दिन हमारे देश में हो रहा है, हम इतनी सस्ती वस्तुएं नहीं दे सकते जितनी दूसरे देश दे सकते हैं। हम खुद ही विदेशी वस्तुओं का आयात करते हैं हमारे देशी वस्तुओं को की बजाय। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है जो फॉरेन करेंसी की, वो फॉरेन करेंसी की बाहर डिमांड जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, और हम विदेशों से जो वस्तुएं आयात करते हैं तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी हम बाहर भेजेंगे, इससे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर असर आया, और इससे ये हुआ कि जो फॉरेन करेंसी है उसका जो हमारी एक्सचेंज रेट है वो गिर गई। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल डिमांड और ये सप्लाई कर रहा था, कि जब देश के अंदर इन्फ्लेशन फैल गया तो सप्लाई नीचे की तरफ आ गई और डिमांड था वो भी नीचे की तरफ आ गया। तो नई सप्लाई करो और नया डिमांड करो, ये ओरिजिनल है और ये एक्सचेंज रेट है, और ये चेंज के बाद डिमांड है फॉरेन करेंसी की, ये चेंज के बाद सप्लाई है। तो ये नई डिमांड और नया सप्लाई करो, ये हाँ एक दूसरे को यहाँ एक दूसरे के बराबर है, तो एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ आ जाएगी, एक्सचेंज रेट गिर जाएगी, समझे। तो महंगाई का असर पड़ता है। दूसरी बात, जो अर्थव्यवस्था के अंदर इससे जब सस्ते हो जाते हैं चीज़ें, मान लीजिए देश के अंदर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो दूसरा असर आता है। दूसरा असर आने से क्या होता है, सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। सप्लाई कम होने का मतलब देश के अंदर सस्ती चीज़ें हैं तो हम विदेशों से मंगवाने के बजाय हम उस चीज़ों को अपने घर में यूज करते हैं, तो सप्लाई कम होगी, डोमेस्टिक करेंसी बाहर गई नहीं, सप्लाई हुई नहीं, और डिमांड है वो इसलिए बढ़ गई क्योंकि हमारी चीज़ों को दूसरे देश मंगवाएंगे तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी। तो डिमांड बढ़ गई और सप्लाई घट गई, इसका असर ये होगा इम्पोर्ट सस्ते होने का, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई बढ़ गई। जैसे ये था ओरिजिनल आपका डिमांड करो और ये था आपका सप्लाई करो, ये ओरिजिनल डिमांड करो और ये आपका सप्लाई करो। ये एक्सचेंज रेट थी, एक्सपोर्ट थी। हमारे देश के अंदर चीज़ें सस्ती हो गई, दुनिया के अंदर महंगाई है, तो क्या होगा, दुनिया के लोग तो हमारी चीज़ को मंगवाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ये चलेगी, और हम उस चीज़ को हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम सप्लाई को घटा देंगे, तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो नया सप्लाई और नया डिमांड करो,
यहाँ काटता है, एक दूसरे के बराबर है, तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट कर जाएगा। तो ये था। फिर अदर जो चीज़ें हैं वो भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती हैं। दूसरी चीज़ों के अंदर कैपिटल का इनफ्लो है। जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, और देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल का इनफ्लो होता है। इनफ्लो ऑफ कैपिटल है, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि होता है वो भी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, न इसको एक्सचेंज रेट को प्रभावित करता है। इफ़ इनफ्लो ऑफ फंड्स है फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू डोमेस्टिक country reduces the supply of the domestic currency and accordingly shifts the supply करो to the left, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी बाहर जाना बंद कर देती है और सप्लाई घट जाती है डोमेस्टिक करेंसी की। इनफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू डोमेस्टिक कंट्री रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हम बाहर पैसा भेजते ही नहीं, बाहर से अंदर आ रहा है, तो इनफ्लो हो रहा है हमारे देश के अंदर फॉरेन फंड्स का, इनफ्लो ऑफ एंड आउटफ्लो। तो वो इनफ्लो है, वो हमारे अंदर तक डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, इनफ्लो होता है तो, और आउटफ्लो होता है तो सप्लाई बढ़ जाती है। तो इन सप्लाई बढ़ती है, कम हो जाती है, तो कम हो जाती है तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। जैसे इनफ्लो होने से एक्सचेंज रेट, देखिए मान लीजिए डिमांड करो था ओरिजिनल और ये सप्लाई करो है, इनफ्लो हो गया। इनफ्लो होने से जो विदेश भारतीय जो डोमेस्टिक करेंसी है वो बाहर जाना कम हो गई, तो ये एक्सचेंज रेट बढ़ गया। यहाँ इसकी बजाय एक्सचेंज रेट था वो ऊँचा हो गया। और आउटफ्लो होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो सप्लाई फिर वो यहाँ नीचे ना आ गई तो हमारा एक्सचेंज रेट गिरेगा। आउटफ्लो होगा तो एक्सचेंज रेट गिरेगा, विदेशों में हम जाकर खर्च करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फंड्स हैज़ द इफेक्ट ऑफ एप्रिशिएटिंग द करेंसी ऑफ द कैपिटल। अगर हम इन्वेस्टमेंट फंड्स को हम अपने देश में लाते हैं तो एप्रिसिएशन होता है, कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री है उसकी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। स्ट्रक्चरल चेंज आने से, स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं तो भी परिवर्तन उसमें चेंज आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज इंटरेस्ट रेट है वो भी प्रभावित करती है। और भाई इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अर्थव्यवस्था को स्ट्रक्चरल प्रभावित करती हैं। इंटरेस्ट रेट होने से जब यहाँ ज़्यादा मात्रा में पूंजी आती है तो हमारी ये सभी इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रभावित करते हैं। अगर आप इनफ्लो और आउटफ्लो को समझ लें, इनफ्लो होने से डोमेस्टिक करेंसी बढ़ती है, आउटफ्लो होने से डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई का बढ़ती है, और इनफ्लो होने से डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई घटती है। तो उसका असर ये होगा, जब सप्लाई घटती है तो एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, और जब सप्लाई कम होती है नहीं, जब सप्लाई बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट गिरेगी। तो इंटरेस्ट रेट का भी इनफ्लो और आउटफ्लो के ऊपर असर है। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ती है तो विदेशी पूंजी आती है तो एक्सचेंज रेट इम्प्रूव होती है, और इंटरेस्ट रेट जब गिरती है तो विदेशों में पूंजी जाती है तो एक्सचेंज रेट जो है वो गिरती है। इसी प्रकार स्ट्रक्चरल चेंज होने से उत्पाद की क्वालिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है तो मोर कम्पिटिटिवनेस होता है, वो फेस करता है कम्पिटिटिवनेस को, और कम्पिटिटिवनेस को फेस करके वो सुपीरियरिटी हो जाती है तो हमारी चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो हमारी चीज़ों तो डिमांड बढ़ेगी तो हमारा डिमांड करो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और फॉरेन एक्सचेंज है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं
इनका भी मॉनिटरी पॉलिसी है, वार पीस प्रोटेक्शन, इनका भी असर है। मॉनिटरी पॉलिसी है उसका भी असर पड़ता है इसके ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी में भी इनफ्लो और आउटफ्लो का फर्क पड़ता है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और जो मान ली ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं तो इनफ्लो होता है, और लूज मॉनेटरी पॉलिसी है वो आउटफ्लो कर देती है। और इसके बीच में जो फर्क आता है ब्याज दरों का, उसके अंदर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का भी फर्क है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। अगर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो ब्याज दरों के अंतर के बराबर है तो न्यूट्रलिटी पाई जाएगी कि जो लोग हैं वो उसको इधर से उधर आउटफ्लो नहीं करेंगे, उसका दे विल बी न्यूट्रल अबाउट द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द फंड्स। तो ये था आपका न्यूज़ की वजह से भी ये जो है पॉलिसी है ये वो होती है, एक्सचेंज रेट है वो न्यूज़ की वजह से भी प्रभावित होती है। पेसिमिस्टिक वातावरण के अंदर एक्सचेंज रेट गिरती हैं और ऑप्टिमिस्टिक वातावरण में एक्सचेंज रेट है वो बढ़ती हैं। थैंक यू। इसके बाद हम आगे फिर से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।